हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्सपर्सन इफ़रा जान। इफ़रा जान से हम पूछना चाहेंगे कि जो अभी जो मौजूदा हालात है इस पे कुछ सवालात इनसे पूछेंगे और कुछ बड़े सवाल भी है वो भी उनसे पूछना चाहेंगे। इफ़रा जान, सबसे पहला जो बड़ा सवाल ये है कि जहां रविंद्र रैना जी का कहना है कि G20 इंडिपेंडेंस के बाद वादी कश्मीर में सबसे बड़ा इवेंट है, तो वहीं पे हमने देखा कि NC और PD की तरफ से एक अपोजिशन इसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो वो किस बुनियाद पे है और क्यों आप इसको अपोज कर रहे हैं G20 को, जब इनका कहना है कि ये बहुत बड़ा इवेंट है? अगर G20 इतना बड़ा इवेंट है, अगर कश्मीर में इसकी मीटिंग होनी है तो रविंद्र रैना जी ने जम्मू में इसकी मीटिंग क्यों नहीं कराई? अगर इतनी डेवलपमेंट आनी है, अगर इतना कुछ तूफान होना है, अगर ये सब कुछ आना है जो आप जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल रविंद्र रैना जी से रहेगा कि अगर इतना कुछ तमाशा होने वाला था तो ये इसकी एक मीटिंग तो जम्मू में भी होनी चाहिए थी। जम्मू में आपने इसकी मीटिंग क्यों नहीं की? तो आपको क्या लगता है ये G20 जो है इसका मेन मोटिव क्या है, इसके पीछे एजेंडा क्या है? देखिए, G20 तो इज अ इंटरनेशनल इवेंट, बट जम्मू और कश्मीर में अभी इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। यही तो मेरा इनसे सवाल है कि आप कश्मीर के लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते। आप हमारे बच्चे अगर सड़क पे आते हैं कि इस एजेंसी को हटाइए, एपटेक को हटाइए, आप उन पर लाठियां बरसाते हैं। कश्मीरी पंडित सड़क पे आते हैं, हमको घर दीजिए, आप उन पर लाठी चार्ज करते हैं। कोई बच्चा कुछ कहता है, आप उसको शाम को उठा के ले जाते हैं। लोग वोट करना चाहते हैं, उनको आप वोट नहीं करने देते। कोई सरकारी मुलाजिम कुछ कहता है, उस सरकारी मुलाजिम पे ऑर्डर लगा देते हैं कि सरकार की तनकीद की तो बाहर हो गए। यही हो रहा है ना। यहाँ के लोगों की हालात ये है। अब G20 वालों को फुटपाथ दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे कि देखो हमारे फुटपाथ कितना चमकता है, हमारी वॉल पे पिंक कलर का पेंट हुआ है। तमाशा करना है सरकार को तो करेगी तमाशा। लोगों ने इनको चुना नहीं है, लोग इनको हटा नहीं सकते। उसका ये भी मतलब आ जाता है कि आप जब इन्हें हटा नहीं सकते, दे आर नॉट आंसरेबल टू यू। आप समझ गए? क्यों आपको जवाब दें, क्यों कर रहे हैं? आप रविंद्र रैना जी से सवाल करेंगे, क्यों जवाब दें वो आपको? मुझे बताइए, क्या आप उसको वोट से हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। क्या आप उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं? इन द सेंस लीगली, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशनली, क्या आप एक इम्पीचमेंट मोशन पास कर सकते हैं? आप एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप। दे आर नॉट, दिस बीजेपी गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू एनीबडी इन जम्मू एंड कश्मीर एट दिस पॉइंट। वो तानाशाह सरकार है। मैम, और एक जो बड़ा सवाल ये है कि जहां बीजेपी का ये कहना है कि इलेक्शन वो इलेक्शन कमीशन का काम है, वही कराएंगे इलेक्शन, लेकिन बार बार जो अपोजिशन है उनका ये कहना है कि ये इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे हैं कि बिकॉज वो हमसे डर रहे हैं। तो आपका भी यही कहना है कि NC से ही बीजेपी डर रही है, इसीलिए इलेक्शन नहीं करा रही है। तो ये जो आपकी आर्गूमेंट है, इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद कॉमन सेंस है। मैं आपको बताती हूँ। हम कहते हैं कि नेशनल बीजेपी इलेक्शन इसलिए नहीं कराती है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो डरे हुए हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कॉन्स्टिट्यूशनल, पीसफुल, ये पुरअमन लड़ाई, ये आईनी लड़ाई हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। और अब आप कहेंगे कि इसका क्या प्रूफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरे हुए हैं, तो फिर आप ही बता दीजिए क्यों नहीं कर रहे हैं। कॉमन सेंस तो मुझे कहती है, पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा बर्फ का इशू बोला उन्होंने, जो फरवरी में मीटिंग हुई थी, बर्फ का इशू हो गया। आप प्लीज अपना कैमरा ले लीजिए उधर, आप देखिए धूप कैसी है, बर्फ तो कब की खत्म हो गई। दूसरा बोला सिक्योरिटी के हालात पे ये खुद बोलते हैं, इनके बयान बीजेपी की सरकार से आते हैं कि सिक्योरिटी इज ऑल डन, इट्स एवरीथिंग इज गुड। तो फिर आप बता दीजिए, फिर तीसरा तो यही एक वजह बनती है ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरे हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने टिक नहीं पा रहे हो नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ना करने दीजिए इलेक्शन सर। नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं आपको बोल रही हूं 10 साल ना करें इलेक्शन, हमारा क्या जाता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो कुछ नहीं जाता है, ना करें इलेक्शन। लेकिन एक बात मैं आपको बोलती हूं कि अगर बीजेपी को लगता है कि इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटेगी, कमजोर हो जाएगी, हमारे सामने झुक जाएगी, वो होने वाला नहीं है। वो तब नहीं हुआ था शेख साहब के वक्त, जब शेख साहब 20 साल जेल गए थे। वो इंशाल्लाह आज नहीं होगा, और जब तक ये जिंदगी रहेगी तब तक नहीं होगा। लेकिन बात तो ये आ रही है कि NC और बीजेपी अगले इलेक्शन में, अगली गवर्नमेंट एक साथ क्यों? देखिए, ये बात नहीं आ रही है, ये PC सजाद लोन का बयान है। ये आप इस तरह से जब आप बोलते हैं बात आ रही है, तो आप
किसी को लगेगा सजाद लोन साहब का ये पीसी का बयान है, उनकी क्रेडिबिलिटी तो, उनके बयान की क्रेडिबिलिटी को तो आप समझते हैं। मेरा ये सवाल रहेगा कि अगर ये सजाद लोन का स्टेटमेंट सही है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? फिर तो बीजेपी के पास नंबर्स आ गए। अगर बीजेपी के पास नंबर्स आ गए तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रही है बीजेपी? दिस इज माई क्वेश्चन। अगला जो बड़ा सवाल है मैम वो ये है कि जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही बढ़ गई है, इट्स टचिंग दिस, 23.5। यस, सो वहीं पे हमने देखा कि रिक्रूटमेंट में स्कैम्स नजर आ रहे हैं, तो उस पे आपके क्या तबसरात हैं? वाई शुड दे? मुझे आप एक बात बताइए, आप एक जवान इंसान हैं, मैं एक यंग इंसान हूँ, आप और मैं इस सरकार को आप वोट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इस सरकार को आप हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। क्या आपकी जेब में 300 करोड़ रुपए हैं इनको रिश्वत देने के लिए? नहीं है। तो आपका और मेरा और हमारे नौजवानों का ये सरकार क्यों सोचे? आप इनका क्या बिगाड़ सकते हैं? जो अवाम होती है वो सरकारों का डेमोक्रेसी में अवाम सरकारों का ये बिगाड़ती है कि जब इलेक्शन आता है वो उस सरकार को नीचे हटा देती है। अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इस वक्त ना आप इनको हटा सकते हैं, ना आप इनको 500 करोड़ रुपए दे सकते हैं, ना आप इनको इनका बाल बाका कर सकते हैं, ना जुडिशरी में आप इनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, ना आप इन पे केस कर सकते हैं। कुछ आपके पास है नहीं, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपके पास, कोई कुछ आपके पास इंडिपेंडेंट कोई बॉडी रही नहीं। इलेक्शन कमीशन का तो आप हाल देख ही रहे हैं। तो आप इनका क्या बिगाड़ सकते हैं? और आप और मैं, हम जैसे नौजवानों को ये क्यों ना अपनी मनमर्जी करें? मुझसे लोग कहते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ना करें? बीजेपी की सरकार है, हमने कब से कहा है कि ये एक कॉर्पोरेट लविंग गवर्नमेंट है। कॉर्पोरेट लविंग मतलब जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों से प्यार हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता सड़क पे कौन पिस रहा है, डोगरा पिस रहा है, कश्मीरी पिस रहा है, गुज्जर पिस रहा है, पहाड़ी पिस रहा है, मुसलमान पिस रहा है, हिंदू पिस रहा है। ये जो ये इमेज बनाते हैं ना, इनकी इमेज टीवी पे बनाते हैं कि हम जी एक तरह के कम्युनिटी के लोग हैं। दैट इज नॉट ट्रू। They are only pro big companies। लेकिन मैम ये भी तो कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है कश्मीर कहाँ में। पे है? आप मुझे दिखा दीजिए कौन सी फैक्ट्री है। अगर इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है तो बेरोजगारी की रेट ऊपर क्यों जा रही है? ये मैं नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बोल रही, ये CMIE का डेटा बोल रहा है। CMIE का डेटा कहता है इस वक्त बेरोजगारी जम्मू और कश्मीर में की जो बेरोजगारी है वो इंडिया में हाईएस्ट है। आप बोल दीजिए मुझे, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो CMI भी झूठ बोल रहा है क्या? जो डेटा बनाने वाले हैं वो झूठ बोल रहे हैं क्या? कहाँ पे है ये फैक्ट्रियाँ, कहाँ पे है ये डेवलपमेंट? खुदी हुई सड़कें तो मैंने बहुत देखी, डेवलपमेंट कहाँ देखी? मैंने अभी तक नहीं देखी। जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, वो ये है कि अगले 10 सालों में आप जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को कहाँ देखते हैं? देखिए, जम्मू और कश्मीर के मुस्तकबिल को हम वहीं देखते हैं जहां जम्मू और कश्मीर की आवाम इस मुस्तकबिल को लेना चाहती है। इवेंचुअली द रियलिटी रिमेन्स कि एक डेमोक्रेसी में कोई सरकार कितना भी कुछ कर ले, ताकत जो होती है आवाम के वोट में होती है। वो उसके इलेक्शन आज हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, ये आवाम वोट के जरिए डिसाइड करती है उनका फ्यूचर क्या होगा। जिस वक्त इस आवाम ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को वोट दिया था, इस आवाम को 9 लाख कनाल ज़मीन दिए गए थे, 9 लाख कनाल ज़मीन। आज तक कश्मीर में गरीबी बहुत कम है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। सड़कों पे कोई नहीं सोता है क्योंकि इस आवाम ने उस दिन अग्रेरियन रिफॉर्म्स थे, ज़मींदारी रिफॉर्म्स थे, क्योंकि इस आवाम ने उस दिन अपना मुस्तकबिल चुन लिया था। जिस दिन 2014 में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, फ्रैक्चर्ड मैंडेट मतलब 4 लोगों ने, 2 ने उस पार्टी को वोट किया, 2 ने उस पार्टी को वोट किया, उस दिन भी आवाम ने अपना मुस्तकबिल चुन लिया, क्योंकि फ्रैक्चर्ड मैंडेट का आपको पता है आगे क्या होगा। आगे भी इंशाल्लाह ये आवाम अपना मुस्तकबिल खुद चुनेगी। और हम दुआ करते हैं कि मैं भी इस आवाम का हिस्सा हूँ, मेरे घर वाले भी रहते हैं, मेरी माँ भी रहती है, बहन भी रहती है इस आवाम में। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इस आवाम को, हम लोगों को सही रास्ता दिखाए। इफ्रा जान, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।